तो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री करने वाला है, क्लास 10th की चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसको हम लोग डील करेंगे आज की इस वीडियो में, पूरा डील करने वाले हैं। एंड हम लोग सीखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या जो टर्म्स हैं। एंड अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप इसको देख सकते हो, एंड एज अ वन शॉट रिविजन भी आप इसको देख सकते हो। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला कि जो यहाँ पे हमारी बात आती है, हाँ, वो आती है केमिकल रिएक्शंस की। सो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि आपने ये चैप्टर पहले ही पढ़ा होगा, काफ़ी बच्चे ये पहला चैप्टर है तो कई बार पढ़ चुके होते हैं इसको। एंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो केमिकल रिएक्शन मैं बताता हूँ, चलिए। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ना था कि चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, तो केमिकल, फिजिकल, इस टाइप के कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब केमिकल चेंज बहुत चेंज होता है ना, अगर केमिकली कुछ अंतर आए। एंड केमिकल चेंज ऐसा होता है ना जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, ये बात समझ लेना कि केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। तो वो केमिकल चेंज अगर कहीं भी ले रहा है, प्लेस हो रहा है, यानी कि केमिकल चेंज अगर हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल में अगर आपकी बॉडी में फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, जो फूड है वो आपका डाइजेस्ट हो रहा है ना। तो जो फूड आपका डाइजेस्ट हो रहा है वो भी आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि आप उस डाइजेस्टेड फूड को दोबारा से फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उस तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो लोहा है अगर वह जंग खा रहा है, एंड जो रस्ट है उसको आप दोबारा से आयरन में नहीं बदल सकते। सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके केमिकल चेंजेस में आते हैं, ठीक है। सो ये केमिकल चेंज है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो वही केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज क्या है, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन वो है जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है। नाउ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के बाद अब हम आते हैं इक्वेशन पे। तो जाहिर सी बात है, केमिकल इक्वेशन हम लोग डिकोड करेंगे अगर वर्ड को, तो केमिकल नेम आया है पहले एंड देन आपका इक्वेशन है। सो केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे इक्वल का साइन हो। सो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिम्बॉलिकली बाय यूजिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें उसे रिप्रेजेंट भी करना होगा पेपर पे, पेन और पेपर से। तो हम लोगों ने उसके लिए इक्वेशंस का सहारा लिया है, जो कि सिम्बॉलिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही हैं। तो ये आप यहाँ पे देख लो, ये आपकी एनसीईआरटी की एज इट इज़ समरी है, एक तरीके से देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो एग्जांपल आता है, जो कि मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर फ्रॉम अ मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Mg+O2, है ना। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। ये सारे ना सिंबल्स होती हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अगले आप कुछ चैप्टर्स में इसके बारे में सीख जाओगे, एंड आपको ये सीख लेना चाहिए, ठीक है। ये आपका पीरियोडिक टेबल में आता है, ठीक है। तो Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम लोग एक साथ लाते हैं, अगर उसको जो मैग्नीशियम है उसको हम लोग बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो MgO नाम का, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये हम लोगों ने किसका सहारा लिया, इक्वेशन का। अभी यहाँ पे आप बोलोगे इक्वेशन कहाँ है, तो ये देखो, ये जो चीज़ दिख रही है एरो, इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशंस, यानी कि जो सिम्बॉलिकली यहाँ पे बात की है, तो ये वही सिंबल है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। नाउ वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस, बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोग ना एक केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से जो है वो पहचान सकते हैं और ऑब्जर्व कैसे करेंगे, देखिए क्या क्या चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो स्टेट में चेंज होगा उसका, है ना। स्टेट यानी कि केमिकल स्टेट में यहाँ पे चेंज होगा, तो वो केमिकल जो है आपका इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ पे अगर स्टेट में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, या फिर कोई गैस इवॉल्व हो रही है, या फिर जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ना, तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है वो बनाई जा सकती है, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन टू मेक chemical reactions more informative. For example, we use G for gas and L for liquids, S for solids, देखिए, एंड AQ for aqueous। देखो, अब यहाँ पे ना मैं आपको कुछ सिंबल्स बता दूँ। देखो, फिजिकल स्टेट जो है ना, अब रिएक्टेंट क्या होता है, देखो रिएक्टेंट वो चीज़ होती है ना, रिएक्टेंट रिएक्शन से आया हुआ वर्ड है। तो रिएक्टेंट यानी कि जिसका यूज़ हम लोग करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। देखो, अभी मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ, ये देखो Mg है ना, हम लोग इसी चीज़ को रिएक्टेंट बोलते हैं, इसी चीज़ को, है ना। ये वाली चीज़ जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, है ना। तो यही रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। एंड ये जो यहाँ पे हमारा ये जो फॉर्म हुआ है ना, जो बनता है रिएक्टेंट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, एंड ये हमारा रिएक्टेंट है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब नीचे चलते हैं, तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये देखो,
तो जो रिएक्टेंट्स है ना उनको हम लोग किस किस से मेंशन करते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो देखो। हम लोग ना जी यूज़ करते हैं गैस के लिए। ये सारे शॉर्ट फॉर्म से एब्रिविएशंस है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी। तो आप यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ जी अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा तो समझ लेना कि वहाँ गैस की बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे एम ऐसा सॉलिड यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे एस लिखा रहेगा बगल में, तो वो सॉलिड के लिए है। एंड यहाँ पे जो O2 है वो तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पे जी लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये समझो। तो ये सारे एब्रिविएशंस ये आपको बताएंगे कि जो हमारे पास जो एलिमेंट है वो किस स्टेट में है। ऑक्सीजन हमारे पास गैसियस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया। एंड एक्यू जो कहीं लिखा हो ना, तो एक्यू का मतलब होता है एक्वस, यानी कि वो पानी है ना। एक्यू है, एक्वस है। ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। FeS, एस का मतलब यहाँ पे कुछ और नहीं है, यहाँ का मतलब एस का मतलब है आपका क्या है, एस का मतलब है सॉलिड, है ना। देन आपका यहाँ पे जो है वो जी, यानी कि जी का मतलब क्या है, गैसियस। एंड एस का मतलब क्या है, एस का मतलब फिर से सॉलिड है। एंड जी का मतलब गैस, है ना। तो यार ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस के ऊपर। तो बैलेंसिंग क्या होती है, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। देखो हम लोग जो है ना वो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है, देखो बैलेंसिंग इसलिए ज़रूरी होती है ताकि दोनों साइड यानी कि जो रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है वो दोनों साइड एक ही हो। अब मान लो आपने मिक्सर में मान लीजिए आपको कुछ पीसना है ना। लेट सपोज आपको जूस बनाना है मैंगो का। तो आपने एक आम डाला, है ना, एक आम का पल्प डाला। एंड अगर आप उसको पीसोगे यानी कि आप मिक्सर में ग्राइंड करोगे उसको, तो आपको एक आम के पल्प जितना जो है वो जूस मिलना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। तो यार इसीलिए बैलेंसिंग बैलेंसिंग भी ज़रूरी है कि आपने जितना आपने रिएक्टेंट डाला है उतना ही प्रोडक्ट बाहर आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो ये सही बात तो है नहीं, क्योंकि फिर जो रिएक्शन है वो सही नहीं होगी इक्वेशन, है ना। क्योंकि इक्वेशन बनानी है हमें तो बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोनों साइड, प्रोडक्ट साइड भी एंड रिएक्टेंट साइड भी, जो नंबर ऑफ है ना एलिमेंट्स हमने लिए हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए, इसलिए हम लोग बैलेंसिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो जो एटम्स हैं ईच एलिमेंट में इन्वॉल्व वो सारे बराबर होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड भी एंड रिएक्टेंट साइड भी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आपको देख लेना है। यहाँ पे Fe का मतलब होता है क्या, Fe का मतलब होता है आयरन, है ना। तो आयरन प्लस H2O, H2O यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से यहाँ पे मिलकर के वाटर बना है, तो H2O का मतलब होता है वाटर। तो यहाँ पे वाटर, तो वाटर यहाँ पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। देन Fe प्लस H2O यहाँ पे बनता है Fe2O3 प्लस H2। तो इनको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि Fe यहाँ पे सॉलिड में ली गई है एंड यहाँ पे H2O है वो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे H2O गैसियस फॉर्म में लिया गया है। एंड Fe2O3 जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हमें, है ना, फेरस ऑक्साइड, तो यहाँ पे वो हमें यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे हमें वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। एंड यहाँ पे जो H2 गैस वो है वो इवॉल्व होगी। अब यहाँ पे भाई केमिकल मैंने आपसे बात की थी कि बैलेंसिंग की। अब यहाँ बैलेंसिंग कहाँ है, तो देखिए बैलेंसिंग यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो देख रहे हो आप, ये 3 देख रहे हो, है ना। एंड ये 4 देख रहे हो आप। एंड यहाँ पे ये जो 3 4 है ना, ये बैलेंसिंग किया गया यहाँ पे। कैसे, देखो पहले यहाँ पे सिर्फ Fe था एंड सिर्फ Fe था यहाँ पे। एंड उस Fe का यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया था, यहाँ पे एक आयरन था, पर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था ना उसमें हमारे पास 2 आयरन्स आ गए थे। तो यार ये तो ज़ाहिर सी बात ऐसा हो नहीं सकता ना कि अगर हमने एक आयरन डाला है और वहाँ से हमें 2 आयरन निकल रहा है, तो ये तो फिर वो मीम वाली बात हो जाएगी। इसीलिए हमें बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं एंड इसमें हर चीज़ लॉजिकल होती है एंड इसमें हर चीज़ का एक ना एक जवाब होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो Fe यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 3 Fe, आप बोलोगे वहाँ पे तो 2 चाहिए थी, यहाँ पे 3 क्यों कर दी। तो आगे देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे Fe जो हम लोग यहाँ पे 3 इस्तेमाल कर ली, क्योंकि क्या किस लिए इस्तेमाल की हमने, ये देखो यहाँ पे 3 Fe कर ली एंड यहाँ पे 4 H2 एंड यहाँ पे। तो यार देखो यहाँ पे ना शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमें 2 ही करनी चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 Fe एस एंड आप यहाँ पे 2 Fe यहाँ पे इस्तेमाल हो गई, ठीक है। यहाँ पे 2 H2 यहाँ पे, है ना, 2 H2 था यहाँ पे लेकिन 4 है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 4 कर दी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग की बात की जा रही है, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो
यहाँ पे ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण से यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है 3 होना नहीं चाहिए था। और अगर 3 होता भी ना तो यार यहाँ पे हमें देखो ये वाली आप इसको ना इग्नोर कर दो, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है। मैं आपको ना फ्रेश लिख के दिखाता हूँ, ये वाली चीज़ तो सही है। यहाँ पे देखो कैसे बैलेंस किया जाएगा। देखो यहाँ पे आपको लिखना है 3FE। देखो आपको मैं पहले शुरू से बताता हूँ, यहाँ आ जाओ, ठीक है। इस जगह पे देखो, इस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। अब देखो Fe प्लस H2O था, ठीक है। Fe हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Fe प्लस H2O, है ना। अब देखो इसको बैलेंस करके हम लोग को क्या बनाना है, Fe, है ना, NO3, Fe2O3। यहाँ पे ये बना है, बट ऐसा नहीं बनेगा। ऐसे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा Fe3 एंड O4, है ना। Fe3O4 बनेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई थी। एंड उसके बाद जो है वो हमारा H2O बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हमें बैलेंस भी करना है, ठीक है। अब बैलेंस मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, साथ में लिखता हूँ बैलेंस करके। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3Fe। अब बोलोगे ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, हाँ भाई अभी आगे देखो। एंड देन हम लोग लिखेंगे 4H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे केवल एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे जो O3 है ना, यहाँ पे O4 होता। तो इसके कारण से ना हमारी ऊपर में मिस्टेक हो गई थी। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe2O4 है, ठीक है। Fe2O4 है। एंड देन यहाँ पे 3Fe हो गया। एंड यहाँ पे भी हमारा देखो, यहाँ पे हमारा 3 होगा, है ना। Fe3O4 यहाँ पे बनता, तो यहाँ पे भी 3Fe है, यहाँ पे भी 3Fe है। एंड यहाँ पे भी, यहाँ 4H2 है, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है ना, 4H2 है। यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। तो इसीलिए हमारा ये जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक के कारण थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए थोड़ा इग्नोर करना, है ना। अगली बार से ये मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। हम लोग रिएक्शंस पे आ चुके हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। ओके, देखो अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर किसी सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा। अभी हम कैसे बात कर रहे हैं, तो ये आपका टाइप ऑफ रिएक्शंस में हम लोग घुस चुके हैं अभी। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन को मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो है वो है CaOS, यानी कि सॉलिड में लिया गया है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है। एंड देन हम लोग यहाँ पे H2O यानी कि वाटर, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है, वो बनाएंगे। तो यहाँ पे CaO प्लस H2O अगर हम लोग जोड़ेंगे तो CaOH2O बनेगा। एंड OH का मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH को हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैंने आपको ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें देखो 2 सब्सटेंस जो है वो जुड़े एंड एक सब्सटेंस ही फॉर्म हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो ये मत बोलना कि यहाँ पे बैलेंसिंग गड़बड़ है, एक बना है, नहीं। हमें बैलेंस क्या करना है, हमें बैलेंस क्या करना है, एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। कि अगर हमने यहाँ पर जो है वो, अगर हमने इस जगह पे अगर एक कैल्शियम का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर एक कैल्शियम है, तो यहाँ भी एक कैल्शियम ही होना चाहिए। यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक, यानी कि 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ 2 ऑलरेडी है, यहाँ H2 भी 2 है, क्योंकि यहाँ जो ऐसे जो होल पे 2 लगा है ना, तो इसका मतलब है H पे भी 2 है और O पर भी 2 है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, तो ये हमारा क्या बन गया, क्विकलाइम। अब देखो CaOH2 यानी कि स्लेक्ट लाइम इसको बोल रहे हैं हम लोग। एंड स्लेक्ट लाइम जो है ना वो वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में इस्तेमाल होता है, यानी कि घर की पुताई में। सो स्लेक्ट लाइम इसी को बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका ये आ भी सकता है कि स्लेक्ट लाइम का यूजेस बताना है। एंड तो स्लेक्ट लाइम का यूजेस आप फर्स्ट लिख सकते हो वाइट वॉशिंग, यानी कि वॉल्स की वाइट वॉशिंग में होता है, यानी कि चूने से जो पुताई होती थी पहले में, अब तो नहीं होती, तो उसके लिए से, है ना। एंड CaCO3 जो है वो आपका वो शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को। सो ये पेंट में इसका यूज़ हो सकता है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड एक और देखते हैं रिएक्शन, जो कि हमारा कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग CO2 से रिएक्ट करवाएंगे। CO2 यानी कि गैस है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड CaOH2 होल ट्वाइस है ना, एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है। AQ का मतलब एक्वस, ऊपर बताया था ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको जो है वो CO2 यानी कि गैस से हम लोग रिएक्ट करवाएंगे। अब हम लोग गैस से कैसे करेंगे, तो हम लोग ना एक्वस अगर सॉल्यूशन है तो उसमें गैस हम लोग पास कर सकते हैं CO2 को। CO2 हम लोग इजीली कहीं से भी ऑप्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर खुद CO2 होती है। अगर हम लोग कोई फूक मार रहे हैं
तो वो CO2 गैस ही बाहर आती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ऑक्सीजन लेने के बाद, ठीक है। तो यार उससे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CaCO3, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट कैसे आया, तो CO3 जो होता है ना उसको हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। ये अगर आप एलिमेंट्स जो आपका टेबल है उसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये आपका आगे चैप्टर्स में दिया हुआ भी है, 9th क्लास में भी आप रेफर कर सकते हो टेक्स्ट बुक को, ठीक है। यहाँ पे अभी ये समझिए कि यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं वो हमारा ज़रूरी है नहीं। हम लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे दो जो हैं वो यहाँ पे रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एंड ये सारे एग्जांपल्स याद रखना, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आ गया कि डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शंस, तो आप 2-3 नंबर में ऐसा सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन है या डबल डिस्प्लेसमेंट, आपको समझ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। तो अभी हम लोग कॉम्बिनेशन ही पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद बर्निंग ऑफ कोल। सो बर्निंग ऑफ कोल भी इसका एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन का। कैसे, ये देखो, कार्बन यानी कि कोल जो है वो कार्बन होता है सॉलिड फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस हीट भी आएगी और लाइट भी निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारा बर्निंग ऑफ कोल है। वो भी यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट तो यहाँ पे सिंगल ही फॉर्म हो रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन दो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया रिएक्टेंट साइड, एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा एक बन रहा है जो कि है हमारा CO2, है ना। हीट और लाइट तो उसके यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर कैसे फॉर्म होता है, तो वाटर जो है वो H2 गैस एंड O2 गैस के फॉर्मेशन से मिलकर के बनता है, जिसको हम लोग H2O बोलते हैं। यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन आप ये देखना ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों ने जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिए थे, यानी कि 2 H2 के मॉलिक्यूल्स, है ना। H2 हमेशा मॉलिक्यूल्स में आया है, यहाँ पे एक H2 का एक मॉलिक्यूल, H2 देखो, H2 एक मॉलिक्यूल एंड एक H2 एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 H2 का इस्तेमाल किया रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 H2 है, एंड 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे 2 लगा है, तो यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। नाउ अब हम लोग सेकंड टाइप पे आ चुके हैं यहाँ पर। तो सेकंड टाइप जो हमारा रहने वाला है वो यहाँ पे रहने वाला है क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में यहाँ पे रिएक्शंस इन विच हीट रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो देखो, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सो का मतलब पहले तो ये समझ लो, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंड थर्मिक का मतलब होता है हीट। कहीं भी थर्म टर्म आता है, थर्मिक, थर्मोमीटर, थर्मिक वेव्स, ये सारी चीज़ें जब भी कभी भी आएंगी थर्मिक, तो ध्यान रखना है कि वहाँ पे हीट की बात की जा रही है। सो एक्सोथर्मिक यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है किसके साथ में, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ में। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन का मतलब देखो, जैसे कि ऊपर देखा कि अगर कोई रिएक्टेंट साथ में रिएक्ट कर रहे हैं एंड रिएक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर प्रोडक्ट बनने के साथ अगर हीट यानी कि हीट रिलीज हो रही है, गर्मी रिलीज हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक होता है। इतना बात ध्यान रखना कि एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो यानी कि उससे हीट निकलेगी, ठीक है। आगे क्योंकि एक और इसी तरीके का आने वाला है, तो एक्सो का मतलब हीट जो है वो रिलीज होगी, एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट एक्सो, ठीक है। तो इससे याद रखना कि एक्सो मतलब हीट बाहर निकलेगी रिएक्शन के टाइम पे, ठीक है, हीट इसमें बाहर निकलेगी। अब देखो, रेस्पिरेशन जो हम करते हैं ना वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। आप इसको अभी देख सकते हो, अपनी अंगुली को अपने नाक के पास लेके जाओ एंड आप जो हवा निकल रही नाक से वो गर्म होगी, क्योंकि हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि उससे हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि अगर कभी कोई कंपोस्ट बन रहा है, यानी कि हम लोग जो वेजिटेबल मटेरियल है अगर उसको हम लोग कभी दबा देते हैं ज़मीन के अंदर या फिर ऐसे भी रख देंगे, तो अगर सड़ेगा और अगर कंपोस्ट में चेंज होगा तो उसमें से भी हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एक एग्जांपल हो सकता है। एंड देन अगर हम केमिकली बात करें तो देखो, यहाँ पे हम लोगों ने CH4 का ले लिया यहाँ पर, N2O2 यानी कि CH4 प्लस O2 हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, एंड उससे क्या बनेगा, CO2 प्लस 2H2O बनेगा। तो इस रिएक्शन में भी यहाँ पर जो है वो हीट जो है वो यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। अब हम लोग डिकम्पोजिशन के ऊपर पढ़ते हैं। थर्ड टाइप हमारा आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो यार डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोजिशन यानी कि जिसमें सिंगल सब्सटेंस को हम लोग तोड़ेंगे दो में। ऊपर क्या था हमारा, ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले क्या, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का उल्टा ही है डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या था कि दो रिएक्शंस मिल करके एक बनाती थी प्रोडक्ट। तो चलिए अब पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन के ऊपर। तो हम लोगों ने जैसा बताया आपको कि जो कॉम्बिनेशन था उसका ही अपोजिट डिकम्पोजिशन है। तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि एक जो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है वो केवल एक सब्सटेंस होगा, जिसको हम लोग ब्रेक करेंगे डिफरेंट में, यानी कि दो में। यानी कि सिंगल सब्सटेंस जो है वो
2 और मोर सब्सटेंसेस में जो है वो ब्रेक होगा, या फिर 3 में भी ब्रेक हो सकता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम लोग लेंगे फेरस सल्फेट का। क्या नीचे एग्जाम्पल है? हाँ, देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट का हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया है। सॉरी, ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ आपको डिकम्पोजिशन का भी। डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देखो, देखो FeSO4 है ना, फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको, ये सॉलिड फॉर्म में हम लोगों ने लिया है। अब ये जो है ना, इसको ये ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश वाइट, है ना। तो हम लोग फेरस सल्फेट को ले रहे हैं, तो अब हम लोग इसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज मतलब तोड़ेंगे किसमें? 2 में। देखो ये ना 2 से 3 में भी टूट सकता है ना। मैंने बताया कि 2 या 3 सब्सटेंसेस में टूट सकता है, या फिर उससे ज़्यादा में भी टूट सकता है। तो डिकम्पोजिशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो ये सिर्फ डिकम्पोजिशन का है। डिकम्पोजिशन FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट जो है वो किस में टूटेगा? तो ये टूटेगा Fe2O3 जो कि हमारा ब्राउन कलर का निकलेगा, एंड देन SO2 बनेगी, फिर SO3। तो यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखो, ये डिकम्पोजिशन था ये FeSO4 जो था वो यहाँ पे डिकम्पोज हो गया 3 में, FeO3 एंड SO2 एंड SO3, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर यहाँ पे ये 3 में जो है वो ब्रेक हो गया, तो ये आपका डिकम्पोजिशन था। अब डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से? थर्मल डिकम्पोजिशन है, एंड उसके बाद जो है वो आपका क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इन सभी टर्म्स में इटसेल्फ एक्सप्लेनेशन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है। थर्मल का मतलब हीट। अब नीचे आ देखो, कभी भी कोई रिएक्शन, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि एक सब्सटेंस का 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में टूटना डिकम्पोजिशन कहलाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? थर्मल यानी कि थर्मल का मतलब ही होता है हीट। अगर कहीं भी थर्मल शब्द सभी सुनाई दे ना, तो उसका मतलब होता है हीट, यानी कि हीट से डिकम्पोज होगा। अब डिकम्पोज यानी कि यार किसी को तोड़ना है तो कोई ना कोई चीज़ होनी भी चाहिए हमारे पास में। तो अगर हम किसी रिएक्शन को तोड़ना चाहते हैं तो हमारे पास 3 मीडियम है तोड़ने के लिए रिएक्शन को, एक सिंगल सब्सटेंस को। पहला तो हीट है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है, एंड तीसरा क्या हो सकता है आप बताओ? तीसरा है हमारे पास में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि फोटो यानी कि सनलाइट, फोटोन से, है ना, लाइट से। तो पहले थर्मल की ही बात कर लेते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है कि व्हेन आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि अगर किसी सिंगल सब्सटेंस, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर जो फेरस सल्फेट को तोड़ा था ना मैंने, वो हीट की मदद से, यानी कि हमने फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का जो होता है सॉलिड सब्सटेंस, उसको हम लोगों ने हीट किया था। हम लोगों ने उसे बॉइलिंग ट्यूब में रखा, एंड उसको हम लोगों ने हीट किया, उसके क्रिस्टल्स को टेस्ट ट्यूब में रख करके, तो वो ना 3 सब्सटेंस में ब्रेक हुआ, Fe2O3, SO2 एंड SO3, यानी कि फेरस ऑक्साइड एंड SO2 एंड SO3 में वो आपका ब्रेक हुआ था। तो यहाँ पे 3 में ब्रेक हो गया था। थर्मल डिकम्पोजिशन का ये एक एग्जांपल था। अब CaCO3 है जो हमारे पास में, जिसको हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं, एंड CaCO3 जो है उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस में बन जाएगा। तो यहाँ पे CO3 यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं ना, चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर। तो अगर हम लोग उसको हीट करेंगे, है ना, CaCO3 को, लाइम स्टोन को, तो वो किस में बदलेगा? CO2 यानी कि क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस इसमें इतना समझो कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि हीट की मदद से जो है वो चीज़ें यहाँ पर रिएक्शंस जो है हो रहे हैं, एंड यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो बन रहे हैं। अभी क्लास एग्जाम्पल देख लो लीड नाइट्रेट का, जो कि वाइट कलर का होने वाला है। अगर आप लैब में कभी जाओगे तो PbNO3 होल ट्वाइस जो है वो आपका हीट देने के बाद PbO यानी कि लीड ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होने वाला है, एंड 4N2O यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड में टूटेगा एंड ऑक्सीजन में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यार थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या जो है वो हीट की मदद से वो टूटते हैं चीज़ें। और आप इसमें एक एग्जाम्पल बस ये वाला ध्यान रखना फेरस सल्फेट का, एंड आप इन तीनों एग्जाम्पल को अगर देख लोगे तो एग्जाम में मोस्टली यही तीनों पूछ जाते हैं, एंड ये यहाँ से सवाल आते हैं, इस जगह से सवाल आते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट हो रही है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं।
अब कैसे होती है ये देखो, देखो H2O यानी कि वाटर। अब वाटर को हम लोग H2 और O2 में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पे ना एक सेटअप तैयार किया गया है लेबोरेटरी का। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, एक बीकर के अंदर सॉरी एक हाँ एक यहाँ पे जार लिया गया है जिसके अंदर दो ना कैथोड और एनोड बनाए गए हैं, और उसे हम लोगों ने 6 वोल्ट की जो है वो बैटरी लगा दी है, एंड वहाँ पे हम लोगों ने करंट पास किया। तो वाटर को हम रखा है एंड करंट पास किया। ये आप खुद से भी कर सकते हो लैब में। छोटी वाली बैटरी ना आप प्लीज़ इसको ज़्यादा वोल्ट से इस्तेमाल ना करें क्योंकि दिस कैन बी डेंजरस। तो 6 वोल्ट की बैटरी यानी छोटी वाली जो बैटरी आती है उसको अगर आप अटैच कर दोगे वाटर में, दो लगा करके कैथोड एंड एनोड बना करके आप किसी भी रॉड का इस्तेमाल कर सकते हो जो कंडक्टिंग हो, एंड देन उसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपका कैथोड के साइड चला जाएगा, एंड जो ऑक्सीजन है वो एनोड के साइड जो है वो चला जाएगा। तो यार वहाँ पे बन जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, आपका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, यानी कि एक सब्सटेंस जो है वो आपका दो में यहाँ पे ब्रेक हो गया है। आप खुद ही देख सकते हो H2O था हमारे पास में जो कि H2 एंड O2 में यहाँ पे ब्रेक हो गया है। एंड यहाँ पे ध्यान देना सभी चीज़ें मैंने बैलेंस करके रखी हैं 2H2O। ठीक है, तो ये सारी नोट्स की पीडीएफ अगर आपको भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना। ये पूरी की पूरी मतलब समरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है। देखो अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो फोटो की यानी कि लाइट की, फोटोन फोटोन फोटो का मतलब होता है लाइट। बात को ध्यान रखना क्योंकि ये बात आपकी फिजिक्स में बार बार आएगी। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि लाइट से डिकम्पोज करेंगे हम लोग। कैसे? अब देखो ये जो AgCl है उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। AgCl का हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक करने का लिया है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग वाइट जो होता है सिल्वर क्लोराइड इसको बोल रहे हैं हम लोग, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर है और Cl है तो क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में रखेंगे ना अगर, तो सनलाइट तो लाइट ही है। ठीक है, तो सनलाइट में रखेंगे ना तो वो ब्रेक हो जाएगा किसमें? Ag, यानी कि सिल्वर में एंड क्लोराइड में। ठीक है, और ये ग्रे कलर का होगा तो कलर भी बदल गया। AgCl जो हमारा नेचुरली होता है वो वाइट कलर का होता है, अगर उसको सनलाइट में रख दी ना आपने तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा, एंड अपने दो में वो ब्रेक हो जाएगा, Ag में एंड Cl2 में। ठीक है, और इसी कारण से ना जो आपकी जो मेडिसिन्स होती हैं कई सारी उसमें पीछे लिखा होता है कि डू नॉट प्लेस इन डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि उसमें कई मेडिसिन्स में इस तरीके के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के कारण से उसके जो प्रॉपर्टीज़ उसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो इसीलिए उसके पीछे मेंशन ऐसा किया जाता है। अब सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो इसी तरीके से बिहेव करता है सेम। देखो कैसे, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम लोग सनलाइट पे रखेंगे ना तो वो भी सेम बिहेव करेगा, उसमें Ag अलग हो जाएगा एंड ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन जो है वो आपका अलग हो जाएगा। तो ये दोनों जो रिएक्शंस थी है ना, ये हम लोग किस में यूज़ करते हैं पता है आपको? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जब होती थी, जो फिल्म को हम लोग निकालते थे, देन उसमें इसी प्रोसेस का यूज़ किया जाता था जो फोटोज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए। नाउ लेट्स कम टू अनदर रिएक्शन दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सो के बाद अब एंडो की बात आ गई है। ऊपर हमने एक्सो रिएक्शन पढ़े थे, एक्सोथर्मिक एंड एंडो। एंडो का मतलब अंदर, यानी कि हीट अंदर चाहिए, यानी कि हीट चाहिए इस रिएक्शन में। एक्सो में हमें हीट निकाल रहे थे एंड यहाँ पे ना रिएक्शन करने के लिए ही हीट चाहिए। कैसे? देखो देखो a reaction which requires energy in a form of heat or light or electricity, यानी कि एंडो में ना यार हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में जो है वो हमें चाहिए ताकि हम रिएक्शन को कैरी आउट कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पे बेरियम और हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को NH4Cl से हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे। तो अब वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए ना हमें यहाँ पे हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी इनमें से किसी भी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है ताकि हम रिएक्शन को जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ। तो देखो अब हम लोग इसमें ना हीट लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड आपका जो NH4Cl है उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो BaCl2 यानी कि बेरियम जो है वो यहाँ पर Cl के साथ जाकर के कंबाइन कर लेगा, एंड NH4 यानी कि जो अमोनिया है वो आपका हाइड्रोक्साइड यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो देखो ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं एंड ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पे आपकी ये बना लेंगे। ये अगर आप हीट या नहीं दोगे तो आप यहाँ पे इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, इसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा एंडोथर्मिक था। एंडोथर्मिक में बात ध्यान रखना कि इसमें हीट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इट नीड्स हीट, एंड इन एक्सोथर्मिक वी डोंट नीड हीट, वी रिलीज हीट इन द फॉर्म इन द रिएक्शन।
ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एक्सो मतलब एग्जिट यानी कि हीट बाहर निकलेगी, एंड एंडो मतलब हीट अंदर जाएगी। अब नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है यहाँ पे आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन विच इज एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट। देखो यहाँ पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि एक जो एलिमेंट है ना वो एक दूसरे एलिमेंट को ना भगा देता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है ना, जैसे कि यहाँ पे कोई एक जो है ना, एक एलिमेंट जो है वो अदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि वो भगा देगा उसको अपनी जगह से और उसकी जगह खुद जा कर के बैठ जाएगा। अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे देखना है आपको। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब रखें यहाँ पर एंड तो कॉपर सल्फेट को हम लोगों ने वाटर में अगर रखेंगे ना तो वो बनेगा फेरस सल्फेट, एंड Cu जो है वहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे ना Cu की जगह पे ना आयरन, यहाँ पे एक इसे यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इसके लिए लिखा गया है। यहाँ पे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, तो अगर आप टेस्ट ट्यूब में एक आयरन की जो नेल्स होती हैं उनको रख देंगे अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो कि ब्लू कलर का होता है, तो अगर हम लोग उसमें रखेंगे ना टेस्ट ट्यूब में एक थ्रेड से बांध करके, तो जो क्रिस्टल्स होंगे ना कॉपर सल्फेट के, वो यहाँ पे आयरन सल्फेट में बदल जाएगा। कैसे? देखो आयरन और कॉपर, तो क्या होगा ना, कॉपर को जो है ना आयरन वो है वो डिस्प्लेस कर देगा। अब ये डिस्प्लेस क्यों करेगा ना, इसको आपको आगे चल के पढ़ना है कि डिस्प्लेस कौन करता है किसको, क्योंकि इसके लिए ना आपको एक पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर, जो कि अभी आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर को लात मार देगा और बोलेगा यहाँ से भाग, एंड कॉपर यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा उचक के, एंड यहाँ पे जो कॉपर है वो आयरन जो है वो कॉपर की जगह आकर के लग जाएगा एंड वो बन जाएगा आयरन सल्फेट। तो यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है एट दिस इज अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यार यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात की जा रही है। देखो इसीलिए डिस्प्लेस किया ना यहाँ पर आयरन ने, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए वहाँ पे वो जा कर के लग गया सल्फेट के साथ में एंड कॉपर को भगा दिया। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात की जा रही है। आप अगली बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो ये चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे ख़त्म होगा डिस्प्लेसमेंट, ये तो शुरुआत है ना। इस रिएक्शन में जो नेल है ना वो ब्राउन कलर की हो जाएगी एंड ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट जो है वो आपका फेड हो जाएगा, यानी कि ढल जाएगा। जो मैंने बताया ना कि ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वो फेड हो जाएगा। ब्लू जो है फेड यानी कि फीका पड़ जाएगा। अनदर एग्जांपल लेते हैं जिंक एंड कॉपर सल्फेट का। तो इसमें भी सेम होगा। जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो भाई वो कॉपर को लात मारेगा एंड अपनी जगह कॉपर की जगह खुद जा करके बैठ जाएगा उस जगह पे। तो क्या बन जाएगा हमारा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। देन सेम एग्जांपल पीबी है, यानी कि प्लम्बम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग लीड बोलते हैं। तो लीड और कॉपर क्लोराइड अगर इन दोनों का करेंगे तो कॉपर लेस रिएक्टिव यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे पीबी जो है वो फट से आ करके पीबी Cl2 बना लेगा, यानी कि लीड क्लोराइड, एंड Cu जो है वो अकेला रह जाएगा, बाहर निकल जाएगा Cu। ठीक है, तो जिंक एंड लीड जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है कॉपर से, इसीलिए उन लोगों ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इस बात का ध्यान रखें। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ऊपर क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट था वो, अब हम लोग आए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, their reaction in which two different atoms or group of atoms are mutually exchange। ओके, म्यूचुअली एक्सचेंज, ध्यान रखना इस बात का, म्यूचुअली एक्सचेंज। म्यूचुअल मतलब यानी कि इसने दिया तो यार इसने ले लिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है ना दो इसमें दो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स एक साथ जो है वो म्यूचुअली एक्सचेंज होंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल में दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे ना एग्जाम्पल है, यानी कि सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ पे हमारे पास है, एंड बेरियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ Na जो है ना वो बेरियम को क्या करेगा Na बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा एंड खुद जाकर के Cl के साथ लग जाएगा। एंड भाई तो फिर Ba कहाँ जाएगा, यानी कि बेरियम ने बोला कि तूने मेरे को डिस्प्लेस किया तो मैं तेरी जगह लग जाऊंगा, तो भाई Ba यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअली हो गया ना, यानी कि Na बोला मैं तुम्हारी जगह चला जाता हूँ, तुम मेरी जगह चले आओ। या फिर ये भी कह सकते हैं कि Na ने यहाँ पर Ba को डिस्प्लेस कर दिया, तो Ba भाई वहाँ पे आकर के लग गया।
ठीक है। तो सोडियम सल्फेट एन, तो इस तरीके से क्या बनेगा यहाँ पे सोडियम सल्फेट था तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया, तो बेरियम सल्फेट हो गया यहाँ पर। एंड यहाँ पे बेरियम सल्फेट था तो यहाँ पे क्या हो गया सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो गया। समझ में आया आपको? तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A white substance is formed due to the above reaction. The insoluble substance is called precipitate. देखिए, अगर ये रिएक्शन आप लेबोरेटरी में कराएंगे ना, तो आपको एक वाइट सा सब्सटेंस निकल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, उसको ना हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका जो इनसॉल्यूबल यानी कि वो सॉल्यूबल नहीं होगा उसमें, यानी कि वो घुलेगा नहीं, वो आपका अलग सा रहेगा, तो वो आपको प्रिसिपिटेट होता है। अब देखिए, इसी से हमारा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बनता है। precipitation reaction, any reaction that produce a precipitate is called a precipitation reaction। यानी कि ऊपर में अगर precipitate फॉर्म हुआ था तो वो precipitate अगर फॉर्म हुआ है तो इसका मतलब अगर कहीं precipitate यानी कि कुछ बचा हुआ बन रहा है जो कि insoluble मैटर है, तो उसी रिएक्शन को हम लोग precipitate रिएक्शन भी बोल देंगे। तो यार ये देखो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का तो था ही, साथ में ये प्रिसिपिटेट भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों है, तो एक रिएक्शन दो में लाई कर सकती है या फिर उससे ज़्यादा में भी। अब यहाँ पे एक और ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट स्टूडेंट्स कंफ्यूज इन दिस। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन यानी कि O2 जो है वो यहाँ पर आएगा, एंड हमारे पास एक और है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। देखो, तो रिडक्शन में बात ध्यान रखना कि भाई रिडक्शन में H2 आएगा, H2 जो है वो गेन होगा एंड ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाएगी। एंड ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन में जो है वो आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन में O2 आएगी, यानी कि O2 आ जाएगा, O2 का गेन होगा यानी कि O2 आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। देखो, ऑक्सीडेशन में क्या है, बस इतना ध्यान रखना कि गेन ऑफ O2, एंड अगर O2 का गेन होगा तो हाइड्रोजन का लॉस होगा, यानी कि हाइड्रोजन बाहर जाएगी। देखो, Cu+O2 यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन को हीट करेंगे हम लोग, कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? 2CuO। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हुआ ना, एंड हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो सकता है। अगर हाइड्रोजन का लॉस हो या फिर किसी का गेन हो, यानी कि ऑक्सीजन का गेन, यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन तो हो रहा है पर हाइड्रोजन का लॉस नहीं दिख रहा है, तो भी इसको ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे गेन हुई है, तो यहाँ पे वो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। नाउ एक और यहाँ पे एग्जांपल है, अगर कॉपर को हीट करते हैं ना, तो कॉपर जो है वो ब्लैक कलर का अपीयर होगा, जो कि CuO रिएक्ट किया है हाइड्रोजन के साथ में, एंड द गैस अगेंस्ट Cu बिकम्स ब्राउन एज ए रिवर्स। तो अगर हम लोग दोबारा से उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, तो वो जो कार्बन है ना, जो हमने रिएक्ट कराया था, वो बिल्कुल पहले जैसा कलर उसको मिल जाएगा। समझ में आया आपको? तो ऑक्सीडेशन क्या है? तो गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखना इस बात का। तो अगर रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में होता है हाइड्रोजन का गेन, एंड ऑक्सीजन का क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है? लॉस होता है, एंड हाइड्रोजन का गेन होता है। ठीक है, समझ में आया? अब लोग बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस। यानी कि रिडॉक्स में जो होता है, एक रिएक्शन जो है, इसमें से एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और अदर जो है वो रिड्यूस होते हैं। देखो, पहले ऊपर पढ़ा है ना रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो उसको ध्यान समझना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इसमें देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन लग गया, तो ये ऑक्सीडेशन है। अगर और यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन भाग जाएगा, तो ऑक्सीजन चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। बस इतना ही तो है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी जगह पे साथ में हो रहे हो ना, तो उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बस इतना ही समझना था इसमें आपको। अगर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ उसको बैक करके एक बार और देख लो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल्स में ZnO+C, तो आपका कैसे है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। यहाँ पे जिंक जो है ना, वो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, जिंक के पास से ऑक्सीजन जो नहीं चला गया, तो ऑक्सीजन का लॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। तो यहाँ पे तो रिडक्शन हुआ Zn का, एंड यहाँ पे कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन लग गया,
तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, यानी कि एक ही रिएक्शन में दोनों आ गए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन में दोनों आ गए, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, रिडॉक्स का। समझ में आया आपको। MnO2 के साथ भी सेम केस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड ना रह करके यह क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे लॉस हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लॉस में चली गई, यानी कि लॉस में, यानी कि चली गई यहाँ से ऑक्सीजन, एंड इस जगह पे आकर के ऑक्सीजन जो है वो चिपक गई। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ से ऑक्सीजन चली गई है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड लग गया। अब HCl था यहाँ पे, तो H के साथ में यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन लग गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो समझ में आपको ये रिडॉक्स की रिएक्शन था। अब देखो, अब हमारा बस खत्म हो गया है टॉपिक, चैप्टर भी खत्म हो चुका है। ये देखो यहाँ पे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, अगर एक मेटल जो है वो अटैक्ट बाई सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड्स। देखो व्हाट इज कोरोजन, तो कोरोजन वो चीज़ है, अगर एक मेटल के ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है, यानी कि मॉइस्चर का अटैक, यानी कि मॉइस्चर से या फिर किसी एसिड से अगर वो कोरोड हो रहा है, यानी कि वो जंग खा रहा है या फिर वो सड़ रहा है या फिर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। सो कोरोजन इज सिंपली व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड, देन इट इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, इसके एग्जांपल में आप ले सकते हो, जो आयरन जो है ना, लोहा, वो जंग खाता है, इस हम सभी ने देखा है, तो वही आपका कोरोजन का एग्जांपल है। सो रेडिश ब्राउन जो कोटिंग होती है ना आयरन के ऊपर में, वही तो कोरोजन है। ठीक है, एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अगर आपके पास सिल्वर ज्वेलरीज है ना, तो कुछ समय के बाद वो टार्निश हो जाती है, तो उनके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग डेवलप हो जाती है, तो वो भी एक कोरोजन का ही पार्ट है। ठीक है, दैट इज़ जस्ट अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा तो और अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं, तो हम लोग आप अभी के लिए इतना ही समझिए। नाउ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी हमारे फूड के रिलेटेड है। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। ठीक है, अगर फैट और ऑयल जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन हो जाएगा, तो वो ना रैंसिड हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाएगा, स्मेल बदल जाएगी, और इसी कारण से आपके लेज में जो है ना वो ज़्यादातर हवा भरी जाती है, नाइट्रोजन, ताकि रैंसिडिटी का जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो पाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो हमारा फूड ख़राब हो जाएगा। इसीलिए 5 रुपए के लेज़ में खूब सारी हवा होती है। तो अगली बार जब आप ये बात सोचें कि इसमें इतनी हवा क्यों है, इसलिए हवा है ताकि आप उतनी लेज़ का मज़ा ले पाओ। नहीं तो उसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि वो रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा उसके फैट एंड ऑयल्स, और वो रैंसिड बन जाएगा। ठीक है, और उसका स्मेल एंड टेस्ट दोनों बदल जाएगा। नाउ एंटीऑक्सीडेंट जो है ना वो डाले जाते हैं फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं फूड्स में जो कि फैट एंड ऑयल कंटेन करते हैं। समझ में आया आपको। तो यार आज के लिए इतना ही, यहीं पे ख़त्म कर चैप्टर को। ये देख लो आपका क्वेश्चन है ना, अगर आप चाहो तो इन सबको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो एक अलग से बना दूंगा जिसमें लोग इन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपका इस वीडियो से थोड़ा सा भला हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ आप आगे पा सको। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक आप कमेंट बता देना कि आपको क्या नहीं समझ में आया, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैं इसको दोबारा से डील कर लूँगा।